सॉरी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। पहले हाँ, नहीं, हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अच्छा, अभी अपन यहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए हैं, ठीक है, अपन यहाँ पे कुछ सीखने, समझने या सोचने आए हैं, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ आई है नहीं, क्यों हमको यहाँ बिठाया गया, बराबर। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा, जितने भी लोग हैं, मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, तो एक्सपेक्ट करूँगा शायद अगर आप कुछ जवाब दे तो क्या समझने और समझाने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। अरे यार, इसलिए मैंने मुंबई भाषा में स्टार्ट किया, अपन तुपुन, कनेक्ट नहीं हो पा रहे यार अपन। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे आने के पहले आप लोगों के दिमाग में क्या था, कि क्या होगा, किस लिए जा रहे हैं हम, क्या देखने, क्या सोचने, क्या सुनने मिलेगा, ऐसा कुछ सोचा है किसी ने? मोटा मोटा कुछ तो रहेगा, कुछ बेसिकली हेल्थ रिलेटेड। अब ये हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ हम कर रहे हैं, वो आपको लगता है ज़रूरी है हमको करना? आज आप कोई भी लेबॉर्ट्री में जाते हैं, ठीक है, सिटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई, 3D टेस्टिंग, ठीक है, बताते हैं ना, 3D में डिज़ाइन करके बताते हैं कि अपना बॉडी कैसा दिख रहा है, सब तो टेस्ट है। फिर और क्यों चाहिए हमको, क्या लगता है आप लोगों को? ज़रूरत है कि नहीं है ना? तो क्यों ज़रूरत है? कहाँ से हमको लग रहा है कि यार इतना टेस्ट होने के बाद में भी शायद कुछ तो मिसिंग है, एक लिंक मिस है। तो वो लिंक को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या लिंक है, कैसे हम उसको जोड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में आने वाले एक 20 से 25 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम ये समझते हैं कि आज हम कौन से टेस्ट को जानते हैं। ब्लड टेस्ट हो गया, जिसमें बहुत अलग 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 टाइप के ब्लड टेस्ट आते हैं, ठीक है, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, एमआरआई, ठीक है। फिर हम लोग ने नए नए टेक्नोलॉजीज़ लाए, तो उसमें हमने बताया गया कि एमआरआई और एफिशिएंट हो गया है और डीप में जाता है, हम 3D मैपिंग कर सकते हैं, मेमोग्राफी टेस्ट है। तो ये सब टेस्ट हम सुनते आए, दिखते आए, करते आए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल गए, जो आज तक हमको याद नहीं है, किसी को एक सवाल पूछना, कि जब हम ये लेबॉर्ट्री में जाते हैं, तो हम जब टेस्ट रिपोर्ट हमारे हाथ में लेते हैं, तो ये एक्यूरेसी कितनी है, कितना प्रतिशत मान लूँ कि ये जो रिपोर्ट मेरा बना है वो सही है? कभी आया सवाल? नहीं। हम बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला टेस्ट कर, लैब में गए, लैब से रिपोर्ट आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई लिखी, मेडिकल के पास पहुँचे, दवाई खाया, ठीक हुआ तो तू कौन मैं कौन, ठीक नहीं हुआ तो दूसरा डॉक्टर। यही करते आ रहे हैं। ना हमें ये समझ आ रहा है कि बीमारी हुई क्यों, ना ये समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली बीमारी हुई क्या है। अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे, ठीक है, अभी भी हालांकि मैंने न्यूज़ सुना कि फिर से कोविड के केसेस आ रहे करके, वो एग्जांपल दे रहा हूँ। कोविड है क्या, किसी को पता है? वायरस जो हमारे बॉडी को ख़राब कर रहा है, कुछ तो अंदर ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, बराबर ना? लेकिन क्या ये पहला वायरस ऐसा कुछ हमारे कंट्री में आया है जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है? क्या हमने आज तक लोगों को कभी मौसम बदलते वक्त बीमार होते हुए नहीं देखा है? देखा है ना? तो फिर अचानक से ऐसे क्या चीज़ आ गया जो हमारे अंदर सब में एक डर आ गया, और वो डर में ही बहुत लोग मर गए। कह रहे मुझे कोविड हो गया, मुझे कोविड हो गया, अभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डिस्टेंस मेंटेन चालू हो गया, लॉकडाउन चालू हो गया, ज़िंदगी में बहुत से लोग में जे पकड़ के कुछ ऐसी चीज़ हमने देखी वो टाइम पे, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि अचानक से पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें होती है हमारे आजू बाजू जो हम सोचते हैं नॉर्मल चल रहा है, कभी कुछ अचानक आ जाता है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमको सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। वो तैयार कैसे हो सकते हैं हम? पैसों से नहीं, क्योंकि कोविड में बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा था लेकिन फिर भी बच नहीं पाए। तो पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट और क्या है? हमारा खुद का हेल्थ।
अगर हम हेल्थ पे ध्यान देंगे तो वेल्थ हम कभी भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें आपको कैसे मदद कर सकते हैं? तो जब हमारी बॉडी बनी, ठीक है, हर एक बॉडी हम जब बनाते हैं, ठीक है, जब भगवान ने हमको जो गिफ्ट दिया है वो 7 लेयर्स में बटी हुई है। अगर आप कभी भी कोई एक सोनोग्राफी रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, एक प्रेग्नेंट विमेन का जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है और जब तक बच्चा पैदा होता है तब तक का, तो आप देखेंगे एक डॉट से चालू होता है। कभी देखा है आप लोगों ने वो रिपोर्ट? एक डॉट से चालू होता है, धीरे धीरे ऐसा बढ़ता है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर निकलने चालू होते हैं, बराबर ना? ऐसा तो नहीं है 9 महीने में बच्चा अंदर पहले ही हाथ पैर लेके बड़ा हो गया फिर निकल रहा 9 महीने में ही है। धीरे धीरे प्रोसेस होता है। ये किसी को पता है कि अपने बॉडी में कितने सेल्स है? सेल्स समझते हैं आप लोग सब? हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होंगे? ट्रिलियन, मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कैसे बना? कोई है? बहुत से लोग हमको बोलते हैं सेल्स मल्टीप्लाई होता है अपने आप में, बॉडी की क्षमता है, तो वैसे बन गया। लेकिन कैसे? कैसे हम पैदा होते हैं, हर 6 महीने के बाद में हमारा एक माइलस्टोन होता है कि आज मैं उठूंगा, आज मैं बैठूंगा, आज मैं चलूंगा, धीरे धीरे बोलना चालू करूंगा, धीरे धीरे समझना चालू करूंगा, फिर मैं स्कूल जाऊंगा, फिर मैं सीखूंगा। प्रोसेस है ना एक। लेकिन क्या हम सब वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? नहीं। बहुत से लोग होते हैं जिनको जेनेटिक बीमारियां होती है, बहुत से लोग पैदा होते हैं कुछ बीमारियों को लेते ही साथ में, जो आप और मैं जैसे नॉर्मल नहीं है। तो हम में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है, या उनमें ऐसा क्या आ गया जो हम में नहीं है कि हम प्रोसेस में अलग अलग हो गए? कभी सोचा है आपने? ये सारे चीज़ों का आंसर हम हमारी टेक्नोलॉजी से आपको दे सकते हैं। अब आंसर देना ही सिर्फ काफ़ी है क्या आपको लगता है? कि मैं आपको बता दूं कि यार ये तकलीफ है, इसके बाद क्या? तो हमने ये सोचा जब मैं डायग्नोस करके आपको बता सकता हूँ कि तकलीफ क्या है, तो मेरा ये भी फर्ज बनता है कि वो तकलीफ को हम जड़ से निकालें। आज हम क्या करते हैं? कुछ बीमारी डिटेक्ट हो गई, वो बीमारी डिटेक्ट होने के बाद में दवाई खाना चालू कर दिया वो बीमारी के ऊपर, और हमने उसको छोड़ दिया। क्या ये सही है? शायद लगेगा आपको हाँ, लेकिन आप मुझे पूछोगे तो नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने अगर आजू बाजू या खुद एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सी बीमारियां हमारे चालू होती है, ख़त्म होती है, फिर आती है, फिर ख़त्म होती है, फिर आती है। ये होता क्यों है? क्योंकि हम बीमारियों को सिर्फ दबा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे। तो अगर हम बीमारी को ख़त्म ही नहीं करेंगे तो बीमारी तो आती रहेगी। बहुत जगह पे आपने देखा होगा, कभी एक बार अगर किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, फिर से चांसेस रहते हैं उसको कैंसर होने के, होते नहीं होते? फिर जब कैंसर आता है तो वो अपने पूरे जोश और होश में आता है, फिर क्या करेंगे? तभी डॉक्टर धीरे धीरे बोल देता है कि अरे यार अब आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा है, देखते क्या होता है। जो नसीबवान रहे, जिनकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपके साथ ये होना है, वो होना ही है। लेकिन क्या उसका मतलब हम कोशिश करना छोड़ दें? तो हम ये एक चीज़ आप तक लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम आपका आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे, और वो साथ हम साइंटिफिकली करेंगे, लॉजिकली करेंगे, टेक्निकली करेंगे, ताकि आप वो जर्नी में जब हमारे साथ चले तो आपको ये समझ में आ जाए कि कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ आज के तारीख में मेडिकली इम्पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ को हम पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश हम तभी कर सकते हैं जब पेशेंट हमारे साथ बोले कि हाँ ये पॉसिबल है। फिर वो कोई भी पेशेंट रहे, न्यूरोलॉजिकल रहे, कैंसर का रहे, अर्थराइटिस रहे, अस्थमा रहे, कोई भी पेशेंट रहे, हर पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं जब वो खुद ठीक होना चाहे। अगर उसने नहीं चाहा तो फिर हम दुनिया की कोई भी गोली दे दे, कोई भी टेक्नोलॉजी दे दे, वो ठीक हो नहीं सकता है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका नाम है बायो रेजोनेंस थेरेपी। बायो रेजोनेंस थेरेपी विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है, जहाँ पे आप और मैं 10 बार अगर एक ही चीज़ करें तो हो सकता है 5 या 6 बार हम सही करें, 3 या 4 बार गलत हो जाए। लेकिन मुझे अगर रिप्लेस कर देंगे आप मशीन से, तो मशीन में प्रोग्रामिंग ऐसी की जाती है कि जब मैंने सही किया 6 बार, वही फॉर्मूला को उठा के वो मशीन में डालते ताकि 10 के 10 बार वो चीज़ सही चले, ताकि वो एक्यूरेसी मिले। तो हम जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं
वो एक एआई के माध्यम से लाया है ताकि हम हमारी एक्यूरेसी बढ़ा पाए, प्रिसीजन बढ़ा पाए, ताकि आपको मैं जो रिपोर्ट दूँ, आपको जो मैं थेरेपी दूँ, उतनी वो प्रिसाइज और एक्यूरेट रहे। अब हम करते क्या है, जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी 7 अलग अलग लेयर्स में बनी है। पहला जो लेयर रहता है हमारे बॉडी का उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल, दूसरा सब सेल, तीसरा सेल, चौथा टिश्यू। टिश्यू एक जो चौथा लेयर है हमारे बॉडी का, वो एक ऐसा लेयर है जहाँ पे आज आप जो भी टेस्ट करा रहे हो, सिटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, ये सारे के सारे टेस्ट सिर्फ टिश्यू लेवल तक स्कैन कर सकते हैं। पहले के जो 3 लेयर मैंने आपको बताया वो स्कैन नहीं होता है। इस वजह से अगर आप देखेंगे, अगर आपके आजू बाजू अगर कोई, अगर आपने देखा होगा कि कल आप उसको मिले, सब कुछ बराबर था, अचानक से फ़ोन आया, पता चला वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी ब्रेन स्ट्रोक आ गया, कभी कोई पैरालाइज्ड हो गया, कभी अचानक से डिटेक्ट हो गया कि 4th स्टेज कैंसर है। तो ये हमारे बॉडी में अचानक कुछ नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज के तारीख में ऐसा कोई माध्यम नहीं है जहाँ पे हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाए। तो अर्ली डायग्नोसिस तभी हो पाएगा जब ये हम शुरुआत के 3 लेयर को स्कैन कर पाए। तो हम जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हमारा सबसे पहला मकसद ये है कि हम आपकी बॉडी के हर एक लेयर को स्कैन करें। ठीक, आपको 3 घंटा फास्टिंग करना पड़ता है स्कैन के पहले, ठीक है, 2 से 3 घंटा, ठीक है, 40 से 45 मिनट का स्कैन रहता है। वो स्कैन में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना मैं आपको रेज दूंगा, ना आपके बॉडी में कोई रेडिएशन आएगा, ना मैं आपको आपका ब्लड निकालूंगा, ना कोई साइड इफेक्ट होगा। इसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी। आपको सिर्फ और सिर्फ हेडफोन्स लगाना है, कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ तकलीफ नहीं होगी। 45 मिनट बैठना है, जो भी मेटल्स हम पहनते हैं वो मेटल्स निकालना है, ठीक है। 45 मिनट में आपकी सारी की सारी बॉडी स्कैन होती है। अब स्कैन करते क्या है हम, हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स है बॉडी में, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, आपने जो सुना होगा, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स है। हर ऑर्गन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है जो नेचुरली हमारी बॉडी ऑस्किलेट करती रहती है, बनाती रहती है अंदर। जब हम हेल्दी रहते हैं तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। जैसे ही ये वेव्स नेगेटिव बन जाते हैं, हमको कोई ना कोई तो बीमारी चालू हो जाती है। हम क्या करते हैं, ये 45 मिनट में आपके हर ऑर्गन में जाके उसकी फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करना चालू करते हैं। हर किसी के पास स्मार्टफोन होगा यहाँ पे प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन आहे इकडे, एवरीवन हैज गॉट स्मार्टफोन। ये 3 ही लैंग्वेज आता है अनफॉर्चुनेटली, है ना। आपका टूट गया है, कोई बात नहीं सर, कब जब होगा, ठीक है। फोटो निकाला है हर किसी ने अपने फोन से, कैसे कुछ चीज अच्छी लगती है उसको हम कैप्चर करते हैं, सेम प्रिंसिपल में हम आपके बॉडी के अंदर हर जगह जाके आपके फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करते हैं। फ्रीक्वेंसी जाती है, जब वो आती है उसको कैप्चर किया जाता है। हम जो आपको हेडफोन्स देते हैं वो है ट्रिगर हेडफोन्स। फ्रीक्वेंसी देते हैं, फ्रीक्वेंसी रिटर्न आती है रिफ्लेक्ट होके, उसको कैप्चर किया जाता है। अब ये 45 मिनट के बाद हम आपको रिजल्ट 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद नहीं देंगे, हम आपको रिजल्ट देंगे उसके अगले 2 मिनट में। अब ये 2 मिनट में इसलिए हो रहा है क्योंकि एआई है। अब एआई का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ मेरा, जब मैं पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में जाता हूँ, वो सबर्बन रहे, मेट्रोपोलिस रहे या कोई भी वगैरह वगैरह लैब रहे, उनकी एक्यूरेसी मैक्सिमम जो आज तक उन लोग कर पाए हैं वो 80 to 85% है। हम आपको जो एक्यूरेसी देंगे वो देंगे 98%। ये सबसे पहला डिफरेंस हमारा टेक्नोलॉजी वर्सेस वो टेक्नोलॉजी। सेकंड, मेरे टेक्नोलॉजी में आपको कोई पेन नहीं है क्योंकि मैं आपके बॉडी से ना कुछ निकाल रहा हूँ, ना आपके बॉडी में कुछ डाल रहा हूँ। तीसरा, साइड इफेक्ट नहीं है। चौथा, मैं आपको जब स्कैन कर रहा हूँ तो मैं आपको मॉलिक्यूल लेवल से स्कैन कर रहा हूँ। जैसे हमारा जन्म हुआ तो पहला लेयर मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल से हमारा बॉडी स्टार्ट हुआ, वैसे ही कभी भी कोई भी बीमारी अगर आती है तो वो स्टार्ट करती है मॉलिक्यूल लेवल से। तो आज अगर मैं फ्रीक्वेंसी अगर कैप्चर कर रहा हूँ, आज अगर मैं वो फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर रहा हूँ मॉलिक्यूल लेवल से, तो मुझे आज दिख जाता है कि बीमारी क्या क्या है और क्या क्या आने वाली है। ये 45 मिनट का जो हमारा स्कैन होता है, अच्छा सब सेटल हो जाओ, सबने सबको मुझे ही देखना है, किधर और देखो मत। माना कि थोड़ा चेहरा अच्छा नहीं है लेकिन बीवी बोलती अच्छा है, इसलिए बेचारी फंस गई।
तो हम जब स्कैन करते हैं तो हमारे पास टोटल 6 रिपोर्ट्स आते हैं। पहला जो रिपोर्ट आता है, ठीक है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आज के तारीख में आपके बॉडी में कौन सी बीमारियां हैं, जो 90% लोगों को पता रहता है। अभी आप लोग ये बोलेंगे यार तो मुझे भी पता ही है मेरे को क्या बीमारी है, तो हम आपके साथ वो कोरिलेट करते हैं कि सर ऐसा आपको लग रहा है, मैडम ऐसा आपको फील हो रहा है, क्या आपकी ऐसी कोई दवाइयाँ चल रही है। एक बार वो कोरिलेशन हो गया, फिर मैं आपको देता हूँ दूसरा रिपोर्ट। दूसरा रिपोर्ट जो रहता है वो रहता है कि आने वाले समय में आपको कौन सी बीमारियां आने वाली है, जानना चाहिए। बहुत से लोग हमको बोलते हैं हमको इंटरेस्ट नहीं है, कि जो चीज़ आई नहीं वो चीज़ बताओगे, हम डरेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। बराबर ना, हो सकता है, लेकिन हम उनको फिर एजुकेट करते हैं इस बात को लेके कि आज अगर आपको पता है कि आप 10 कदम आगे चलोगे अगर खड्डा है, तो क्या आप चलना चाहोगे? नहीं। तो अगर आपके बॉडी में अगर आपको दिख रहा है कि आने वाले समय में अगर कुछ बीमारियां हो सकती है, तो आज आपके पास समय है ना उसको ठीक करने का, बीमारी आने के पहले। बीमारी आई तो आप करेंगे क्या? डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे, एडमिट होंगे, सर्जरी करेंगे, फिर वो साइकिल रिटर्न होगा। तो अगर मैं आज आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी दूँ, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास आए कि मुझे पता चल रहा है कि आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल में ये चीज़ होने वाली है, तो फ़ायदा हो सकता है ना। जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, बस वही है। हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार चल आने वाले समय में मेरे को ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो मैं करूँ क्या? जैसे आपने बताया ये आने वाली बीमारी है, जब आने वाली है दवाई तो खा नहीं सकता, तो करेंगे क्या? आपको मेरे पास भी नहीं आना है, आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, कोई थेरेपी नहीं लेनी है, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे करने के लिए कि आपको आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल चेंज करना मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। लोग बोलते हैं भाई क्या कर लूँ मैं इसमें, सुबह उठूँ, रात को सो, खाना नहीं खाओ, खाना खाओ, क्या नहीं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ उसमें कंट्रोल करना है, वो है आपका डाइट। क्योंकि लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या खा रहे हैं। तो अभी आप बोलोगे यार मेरे पास तो बहुत अच्छा डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन वाला है, डॉक्टर भी मेरे को बताता है क्या खाना नहीं खाना है, लेकिन ये जो आपको कैटेगरीज आपको जो बता रहे हैं आपके डाइट के ऊपर, वो सिर्फ दो चीज़ देख के आपको बताते हैं। एक, आपको बीमारी कौन सी है, उसके हिसाब से आपको डाइट मिलता है। सुना होगा ना डायबिटीज़ पेशेंट को बोलते शक्कर मत खाओ। अरे सुना है कि नहीं सुना है यार? सुना है ना। बीपी वाले को बोलते हैं नमक कम खाओ, किडनी वाले को बोलते हैं नमक खाओ ही मत। तो ये आपको डाइट मिलता है आपकी बीमारी के हिसाब से, या तो आपका अगर कोई गोल रहेगा उसके हिसाब से। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को लीन मास करना है, मसल ग्रोथ करना है, लेकिन हम जो आपको गाइड देंगे आपकी आने वाली बीमारियों के लिए, वो देंगे आपके डीएनए के हिसाब से। डीएनए पता है सबको? हर किसी का डीएनए अलग है। आधार कार्ड सबका है ना, फिंगरप्रिंट लिया ना, अलग है ना हर किसी का। मेरे उंगली से आपका आधार कार्ड नहीं ओपन होगा, वैसे ही अपना अंदर का डीएनए अलग वेगड़ा है, ठीक है। तो वो चीज़ के हिसाब से आपके डीएनए को क्या चीज़ सूट होता है, क्या चीज़ नहीं होता है, वो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो चीज़ों की आपको एलर्जीज है, वही चीज़ इनडायरेक्ट खाना होता है आने वाले बीमारियों का। जो बोलते हैं ना खद डाला तब झाड़ उगा, तो वो एक खद है। अगर आपने आपके खद को निकाल दिया तो बीमारी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो 95% चांस रहता है, 95% चांस रहता है कि अगर आपने आपके लाइफस्टाइल में ये एलर्जीज फूड को अगर निकाल दिया, तो आपको 95% वो बीमारियां जो आने वाली है वो नहीं आएगी। फायदा होगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो गोली खा रहे हैं अभी भी? सब खा रहे हैं कुछ ना कुछ तो, वो डायबिटीज़ हो, सर दर्द हो, बुखार हो, कुछ भी हो। क्या आपको पता है आप जो दवाई खा रहे हैं वो आपके बॉडी के अंदर जाके क्या कर रही है? कभी सोचा? हमको तो इससे मतलब है कि भाई बुखार आया मैंने डोलो लिया, डोलो तो मैंने कोविड में सीख ही लिया था, डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मेडिकल वाले ने ये भी बताया कि मेरे को यार एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक खा लो, वो भी मैं सीख गया हूँ, उसमें भी मेरे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, खुद ही खाता हूँ। ठीक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो असली डॉक्टर के पास जाएंगे। यही कर रहे हैं ना हम लोग अभी आज के तारीख में। लेकिन वही दवाई आपके बॉडी में कर रही क्या है, ये तो हमने सोचा नहीं।
आप अगर कहीं पे भी कोई भी डॉक्टर को अगर आप पूछोगे तो ये आपको बताएगा कि कोई भी दवाई आप जो खाते हो वो आपके बॉडी में 100% एब्जॉर्ब नहीं होती है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा, और डिपॉजिट होगा तो वो बैठे तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देगा। अगर वो साइड इफेक्ट दे रहा है तो तकलीफ किसको होगी? मेडिकल वाले को, डॉक्टर को, कि आपको? अपने को ही होगी। हम फिर सोचते अरे यार ये मेरे को तकलीफ हुआ कैसे है, ना मैं तंबाकू खाता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ, तो मुझे क्यों हुआ? तो ये छोटे 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 कारण होते हैं जो कब साइड इफेक्ट में बदल जाते हैं, और वो साइड इफेक्ट आपको आने वाले समय में और 4 बीमारियां देते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि दवाइयाँ खाने के पहले हमको 2 बार सोच के खाना चाहिए। मैं आपको उसके बाद देता हूँ चौथा रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिपोर्ट। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी एक कॉल में था, ठीक है, जिसकी ग्रैंड मदर मतलब आजी को, ठीक है, अल्जाइमर था, ठीक है, फिर उसकी मदर को अल्जाइमर हुआ, ठीक है, फिर उसकी बहन को अल्जाइमर हुआ, और अभी उसको लग रहा है मुझे भी होगा। क्या बराबर है? हो सकता है क्या? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, जेनेटिक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको चौथे रिपोर्ट में ये समझाता हूँ कि अगर आपके पास, अगर आपके बॉडी में ऐसे कोई जीन्स है क्या, सिर्फ अल्जाइमर के नहीं, कोई भी जेनेटिक बीमारियां हो, क्या आपकी बॉडी में ऐसे कोई जीन्स आए हैं आपके फैमिली में से जो आपको वही बीमारी दे सकते हैं जो आपके फैमिली में ऑलरेडी चल रही है? ठीक। फिर मैं आपको देता हूँ पांचवा रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक का ही है, डीएनए आरएनए। बहुत सी मानसिक बीमारियां या मस्कुलर रिलेटेड बीमारियां हमारे डीएनए और आरएनए से चालू होती है। अब होता क्या है, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे, ठीक है, आपको डीएनए आरएनए का टेस्ट करने बोलते हैं हम लोग। उसमें होता क्या है, आपको हफ्ते भर का या 10 दिन का समय लेते हैं रिपोर्ट देने में, ठीक है, 300-400 पेज का रिपोर्ट देंगे, और उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ बताते हैं कि कौन सा डीएनए कौन सा आरएनए अफेक्टेड है और उसके वजह से कौन सी बीमारियां हैं। बस आप उसके लिए 30-40 हज़ार रुपया खर्चा कर दोगे और 10 दिन तक सिर्फ सस्पेंस पे रहोगे कि यार बाबा रिपोर्ट में क्या आएगा, रिपोर्ट में क्या आएगा, क्या आएगा। लेकिन वही चीज़ हम जब आपको स्कैन करते हैं तो ये 2 डिटेल्स तो मैं आपको दूंगा ही, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि डीएनए आरएनए के अंदर फ्रेगमेंट्स होते हैं, क्या वो अफेक्टेड है? उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या वो अफेक्टेड है? पहले से अगर कोई बीमारी अगर आपको चल रही है, जैसे बहुत से लोगों को डायबिटीज़, बीपी, थायराइड का इश्यूज पहले से रहता है, क्या वो बीमारियां हमारे डीएनए तक पहुंच चुकी है? ये सारा इन्फॉर्मेशन हम जब आपको देते हैं, 5 रिपोर्ट मैंने आपको बताया, पहले कौन सी बीमारियां आज है, कौन सी आने वाली है, ठीक है, आपको कौन सा चीज़ नहीं खाना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा जेनेटिक जीन्स है जो आपको आने वाले टाइम पे बीमारी देने वाला है, पांचवा डीएनए और आरएनए। अब ये 5 रिपोर्ट के बाद में 90% आप आपके बॉडी के बारे में समझ चुके हो कि आपको पता भाई क्या है और क्या आने वाला है। अब इसके बाद हम आपके पास आप आते हैं और आपको पूछते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ है तो। यूजुअली क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते तो सबसे पहली चीज़ क्या बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम यहाँ पे आपको 5 रिपोर्ट बताने के बाद पूछते कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। पूछने का मतलब ऐसा है हमारा कि जब हमको आप बता दो कि स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम है, तो हम वो ऑर्गन के अंदर जाके और इन डिटेल रिपोर्ट आपको बताते हैं। अब इन डिटेल मतलब क्या? डायबिटीज सुना है सबने? यार 5, 6, 8, 10 लोगों ने तो सुना है। बाकी लोग डायबिटीज मतलब क्या होता है, बोला जाता है कि शक्कर ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होता है। बहुत जो ज़्यादा मीठे लोग होते हैं उनको डायबिटीज़ होता है। अरे सुना है ना डायबिटीज़? क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा आंसर नहीं है मेरे पास। अरे हाँ तो बोलो यार। डायबिटीज़ में हम क्या चेक कराते हैं? ब्लड टेस्ट, फास्टिंग शुगर, पोस्ट लंच, 3 महीने का एवरेज, बराबर। और कोई टेस्ट कराया किसी ने आज तक? इंसुलिन, बराबर। और रैंडम शुगर, और अरे नासा का सवाल नहीं है, मैं खुद ही पूछ रहा हूँ। और कुछ कराया नहीं ना? लेकिन क्या आपको पता है, आपको अगर डायबिटीज़ हो रहा है तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उसमें से एक ऑर्गन का सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम रहता है, उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है,
करके आपको एक्सटर्नली देना पड़ रहा है। यही कर रहे हैं ना हम लोग। तो उसका क्या, कौन सा टेस्ट कराया है? ना आपको उस बात की कोई फिक्र, ना हमारे डॉक्टर को कोई फिक्र, ना किसी को लेने देना। क्यों? क्योंकि ये हमारा कल्चर है। डायबिटीज़, बीपी, थायराइड जैसे किसी को होता है हम बोलते हैं मुबारक हो। अभी आपका नीचे वाला जो मेडिकल है वो आप ही के दया से चलने वाला है, बराबर ना? हमने मान लिया ये लाइफस्टाइल डिसीज है भाई, कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया खा रही है तो मैं कौन सा अलग हूँ, बराबर? तो ना हमको पड़ी है ना हम सोचते हैं। लेकिन आप जब हमारे यहाँ पे स्कैन कराते हो, अगर हमको डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके पैनक्रियास कितना % डैमेज हो चुकी है, क्या क्या चीज़ काम कर रहा है। आप जो दवाई खा रहे हो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, मैनेज ही कर रहे हो, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो क्या वो मैनेज करते करते जो दवाई आप खा रहे हो, क्या वो दवाई आपको साइड इफेक्ट दे रही है? तो ये मैं सिर्फ डायबिटीज़ के लिए ही नहीं, मैं टोटल 667 बीमारियों के बारे में आपको इतना इन डेप्थ डिटेल दे सकता हूँ। अब ये डिटेल के बाद में हम पहुंच गए 95% तक, बचा हुआ 5% है। अब इसमें आ जाता है WHO। WHO पता है हर किसी को? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक चीज जो आपको नहीं पता है वो है गूगल माता। नहीं पता ना किसी को? गूगल करना आता तो है नहीं, कोई गूगल करता भी नहीं होगा, नया टेक्नोलॉजी आया है। तो हम हमारी गूगल माता से भी अगर पूछेंगे और WHO को भी अगर रेफर करेंगे तो वो एक चीज बहुत कॉमनली बताते हैं, 80 से 90%। अरे यार मेरे को देखो यार, सुबह नहा के भी आया है मैं आज, ऐसा मत करो। 80 से 90% बीमारियां हमको जो होती है वो डायरेक्टली जुड़ी रहती है हमारे इमोशन से। इमोशंस मतलब समझते हैं आप? समझाता हूँ सिंपल वे में। टेंशन आ गया, बीपी बढ़ता है, सुना है कभी ऐसा? अरे मूवी तो देखा होगा कोई, अगली बार मैं बोलता हूँ करण जौहर का कोई मूवी लगाओ ताकि सब रिलेट कर पाए। टेंशन ले लिया, बीपी बढ़ गया, टेंशन ले लिया, शुगर बढ़ गया, होता है ना? टेंशन मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब उसको बोला इमोशन। हमारे पास 3 माइंड है, पता है हर किसी को? मालूम है? एक नहीं, 3 है। फिर भी हम सोचते हैं कि यार मेरे को क्यों नहीं आ रहा है ये चीज। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये तीनों माइंड में हमारे इमोशंस भरे रहते हैं। आज क्या चल रहा है, कल क्या हुआ, पैदा होने के टाइम क्या हो रहा था। आपके घर पे अगर कभी भी बहन या कोई और वाइफ या अगर कोई प्रेग्नेंट हुई रहेगी तो आप लोगों ने एक चीज़ कॉमनली देखा होगा कि जब भी ये चीज़ होता है और खुशखबरी आती है, ठीक है, सबसे पहला चीज़ हम घर में क्या करते हैं मालूम है आपको? माहौल चेंज करते हैं। तू अच्छा देख, अच्छा सोच, अच्छा खा, होता है ना? अरे हाँ या ना? क्यों करते हैं हम ये? ताकि बच्चा अच्छे से पैदा हो, कोई स्ट्रेस ना आए बच्चे पे। बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ तो स्ट्रेस कैसे आएगा? सोचा है कभी? क्योंकि मदर और होने वाला बच्चा दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई भी इमोशनल ट्रॉमा अगर मदर को होता है, या प्रेगनेंसी के पहले अगर कोई इमोशनल ट्रॉमा अगर मदर को हुआ है, वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है होने वाले बच्चे पे। तो आप ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बच्चे दिखते हैं, ठीक है, जो पैदा होते ही मेंटली अनस्टेबल हो गए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी कुछ तो ट्रॉमा मदर को हुआ है, वो डायरेक्टली बच्चे ने कैरी किया है। कभी देखा है ऐसे? सोचा है कभी मेंटली अनस्टेबल बच्चे देखे या मेंटली चैलेंज बच्चे देखे? नहीं देखेगा यार। हिंदी अच्छा लैंग्वेज नहीं है क्या? मैं मराठी में भी बोल सकता हूँ। देखे हैं ना? तो ये उनका रूट कॉज होता है। इमोशंस हम जब आपको बताते हैं उसका कहने का मतलब है हम आपको जड़ बता रहे हैं प्रॉब्लम की क्या है। तो हम जब से पैदा हुए तब से लेके आज तक, अब जब से पैदा मतलब जब मैं अपनी माता के पेट में था, वो पहले दिन से लेके आज तक जितने भी इमोशंस ये मेरे तीनों माइंड में आए कि सारे के सारे इमोशंस हम स्कैन करते हैं, उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉप इमोशंस है, टॉप 3 टॉप 5 इमोशंस जो आपको बीमारी की ओर लेके जा रहा है। जरूरी है जानना? अब सब हाँ ही बोलेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है। पहले 5 रिजल्ट्स में मैंने आपको बताया कि बीमारी क्या है, कहाँ तक है। लास्ट रिपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि बीमारी है क्यों। तो रूट कॉज अगर पता चल गया
तो फायदा होगा ना। आज हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बीमारी का इलाज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीमारी का इलाज नहीं करते, हम करते हैं उसकी जड़ का इलाज। अगर जड़ मजबूत हो गया तो बीमारी रहेगी। चलो, इतना तो लोगों ने बोला, वाह, अच्छा लग रहा है। तो ये रिपोर्ट्स के बाद, ठीक है, बहुत से लोग हमारे पास आए, बोले यार ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमारे डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर को समझने लायक कुछ रिपोर्ट दो। तो फिर हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया। तो आज ये रिपोर्ट के अलावा हम आपको एक एडिशनल रिपोर्ट देते हैं जिसमें आपके सारे ब्लड पैरामीटर्स आते हैं, जो आप सीबीसी, ईएसआर, वीएसआर, जो क्रिएटिन वेटिन जो भी चेक कराते हो, वो भी सारे के सारे रिपोर्ट्स हम आपको देते हैं, लेकिन वो भी नॉन इन्वेसिव। मैं आपका खून नहीं निकालूंगा, प्लस बिना खून निकाले मैं आपको जो रिपोर्ट दूंगा ब्लड पैरामीटर्स का, वो 98% एक्यूरेट रहेगा। अब इसमें अलग क्या है, चलो ये तो हो गया। आप बोलेंगे चलो यार नॉर्मल और सादा आदमी सब साथ में आ गए, चलो ठीक है। अब इसमें अलग क्या है, कभी किसी ने ईसीजी सुना है? अरे सुना होगा ना यार, हार्ट का, हार्ट दिल होता है, बराबर। कितने लोगों को ईसीजी पढ़ने आता है? अच्छा, कभी किसी को हार्ट प्रॉब्लम अगर हुआ अपने में या किसी को बाहर में देखा, ऐसा हार्ट का डायग्राम बना के डॉक्टर देता है, उसमें लिखता है ये देख, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार ब्लॉक 90% है, और ये एक, ये दो, ये तीन, ये 50% तक पहुंच गए। तो अब ये सुनते सुनते तू ओटी में चले जा, मैं ग्लव्स पहन के आता हूँ, आज ही निकाल देते हैं। हमको समझा कुछ नहीं। फिर डॉक्टर बोलता है टैकी कार्डिया है, ब्रेडी कार्डिया है। अब इतना अगर हम सब पढ़ जाए तो हमको तो सभी समझ जाए, लेकिन ईसीजी में अगर आप देखोगे तो एक ग्राफ जो बनता है ना, वो बनता है PQRST, इससे ग्राफ बनता है ईसीजी का। हमको समझ में नहीं आता है, डॉक्टर जो बोले वो हम मानते, मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत बोल रहा है, लेकिन मेरा ये है कि अगर मुझे अगर समझ में आए मेरे बॉडी में क्या चल रहा है, तो मेरे लिए भी फ़ायदा हो सकता है ना। तो ये रिपोर्ट्स में मैं आपको PQRST ग्राफ का भी आपको डिटेल बताता हूँ। अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, P में है, Q में है, R में है, S में है, T में है। ऑक्सीमीटर पता है सबको? हम तो सब कोविड में थे ही, लगाया, देखा, बराबर चल रहा है। वो ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी का है, आपके सिर्फ बॉडी में ही नहीं चल रहा ऑक्सीजन, आपकी स्किन में भी है। आप बता सकते हो स्किन का ऑक्सीजन कैसे नापना है? हम आपको रिपोर्ट में वो भी देते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो आज केमिकल फ्री है? किसी ने कोई ऐसा है? नहीं खाया है सर आपने भी? बचपन से आप क्या क्या खाए आपको क्या पता सर? हर कोई अगर खाना खा रहा है तो उसके बॉडी में केमिकल जा रहा है। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा किसान बोलता है। क्योंकि किसान क्या बोला, भाई मैं तो अपना खेती कर रहा था, तुम्हारी आबादी बढ़ी, मेरी तो ज़मीन उतनी ही है, अब जो मैं 6 महीने में उगा के दे रहा था, अब तुम बोल रहे 2 महीने में चाहिए, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूंगा तो कुछ तो डालूंगा तभी तो उगेगा ना, 4 महीने का गैप निकलेगा। तो वो केमिकल हम खा रहे, खा रहे कि नहीं खा रहे? तो वो भी तो जानना ज़रूरी है कि मेरे बॉडी में ऐसे कोई केमिकल्स है जो मुझे बीमारी की ओर लेके जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी को और कोई सवाल है जो ऐसा लगता है कि मेरे को बॉडी में ये चीज़ पता चलनी चाहिए? अभी इतना तो ऑप्शंस दिया है यार, कुछ तो एक और ऑप्शन बताओ। बोलिए ना सर, बोलिए। कुछ एक ऐसा ऑप्शन। कॉलेज में हर कोई गया रहेगा, स्कूल में हर कोई गया रहेगा, ठीक है, या किसी ने कभी ऐसा कुछ देखा रहेगा कि यार मैंने या किसी और ने किसी को एक न्यूज़ दे दी, तो अचानक से वो पैरालाइज्ड हो गया, कोमा में चले गया, हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हुआ ना? देखा है ना कभी तो? अरे यार अपन कौन सा मूवीज़ देख रहे हैं इधर? हाँ, ये मूवी नहीं देखी क्या, सिर्फ हम दोनों ने देखी लग रहा है? होता है ना, ये एक्चुअली असली जीवन में भी यही होता है। तो वो जो इमोशंस है, ठीक है, उसका जो बैंडविड्थ है जो हम सह सकते हैं, तो वो भी जानना जरूरी है कि मैं कितना सह सकता हूँ। आज अगर आपका पेट अगर खराब हो, एसिडिटी नॉर्मल, हर किसी ने सुना होगा, देखा होगा, खुद को हुआ भी होगा। बहुत बार होता है ना, चेस्ट पेन होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले चीज हमारे दिमाग में क्या आता है? गूगल माता।
हमने गूगल किया, भाई लेफ्ट चेस्ट पेनिंग वेरी हैवी, व्हाट टू डू, टेल मी ब्रदर। उधर से ब्रदर बोलता है नो वरीज ओनली गेटिंग हार्ट अटैक। फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने तक का जो हमारा जर्नी रहता है उसमें मुझे पसीना भी आ जाता है, जो गूगल ने बताया रहता है कि भाई तुझे पसीना आएगा, तुझे पैल्पिटेशंस फील होगा, अचानक से पिन मारा वैसा दर्द होगा, सब आ जाता है क्योंकि मैंने पढ़ लिया। वो सबकॉन्शियस माइंड में आ गया आपके। तो जो माइंड में आ गया वो सब होना चालू होता है, एक 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 करके। डॉक्टर बोलता है भाई साहब आपका तो नसीब ही अच्छा है, कुंडली चेक करवाओ, सही समय पे आ गए हो। आज नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। फिर वो एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया या बाईपास हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हर कोई यही करता है, बट मैक्सिमम जगह पे यही होता है। तो हम आपको जब यहाँ पे स्कैन करते हैं तो मैं आपको एक एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बता सकता हूँ कि क्या आपके जीवन में हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस है भी क्या या नहीं। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा? गलती से अगर आपका कल पेट खराब हुआ, आपको छाती दुखी, तो आपको गूगल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को पता है कुछ नहीं है, एसिडिटी है, हार्ट ब्लॉक तो होने से रहा। क्योंकि मैं आपको जो रिजल्ट दे रहा हूँ वो मैं आपको लिख के स्टैम्प पेपर में दे सकता हूँ, 98% एक्यूरेट है। ठीक, अब सब हो गया। अब आ गए बीमारी के ऊपर। अब बीमारी मिल गई, सब कुछ मिल गया, अब इसका इलाज करना कैसे है? सॉरी यहाँ 5 मिनट और लूँगा, फटाफट करता हूँ अभी। अब इसका इलाज करेंगे कैसे? तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप डॉक्टर के पास जाके आप इलाज करना है तो आप उधर ही इलाज कराएं, ठीक है। आपको अगर हमारे पास करना है तो हमारे पास कराएं। अब हम करेंगे क्या? हम आपको देंगे फिर से हेडफोन्स, जो हेडफोन्स आपने पहना था जब हम आपको स्कैन कर रहे थे। अब फ़र्क क्या है कि स्कैन जब हो चुका है तो मेरे एआई को पता है कि आपकी जो बीमारी है वो कौन सी है। अब जब बीमारी पता चल गई मतलब उसको ये पता चल गया कि आपकी जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो कहाँ कहाँ पे है। तो मेरा एआई क्या करता है, एक कमांड जनरेट करता है कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किया जाए। टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स हर किसी ने देखा है? वाह, ये तो सबने देखा, इतना जोश कहाँ से आया? तो वही साइज का एक बॉक्स है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटर। बेसिकली उसका काम है फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। उसने उसको कमांड दिया कि भैया एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना। जैसे ही उसने जनरेट किया, मेरा एआई उसको डायरेक्शन देता है कि एग्जैक्टली तू वहीं पे जा जहां पे ये बीमारी का नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज है। तो वो जैसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को मिलता है तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे को मिलते हैं उसको वो करते हैं न्यूट्रलाइज, मतलब उसको वो खत्म करते हैं। सिमिलरली हमारा कोई भी ऑर्गन 0% में नहीं होता, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी ऑस्किलेट करता रहता है, तभी हम जिंदा है, नहीं तो ऑर्गन फेलियर होएगा। ठीक है, तो वो जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है और जो मैं अलग से भेज रहा हूँ वो जब एक दूसरे को पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं उसको वो करता है बूस्ट। ग्लूकॉन डी पिया है हर किसी ने, एनर्जी बूस्ट होता है, वैसे हम इंटरनली उसको एनर्जी बूस्ट करता है। सिंपल। तो दो चीज, पहला मैं आपकी बीमारी के नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को करूंगा न्यूट्रलाइज, दूसरा मैं आपके बॉडी के पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाऊंगा। बट ये दोनों चीज करते वक्त मैं आपके बीमारी पे काम नहीं करता हूं, मैं काम करता हूं उसके जड़ पे। जड़ हो गया मजबूत तो फिर क्या होगा, बीमारी होगी टाटा बाय बाय। अब ये पूरे प्रोसेस में एक चीज अगर आप लोग समझ पाए, मैंने आपकी बीमारी निकाली नहीं है कभी, ये आप करेंगे खुद। अगर आप 100 साल पहले अगर जाओ मत, बट सोचो, इमेजिन करो कोई दवाइयां नहीं थी तो क्या सब मरते थे क्या? हम हर्ब्स यूज करते थे ना कुछ तो अलग अलग हर्ब्स आता था जिसको आयुर्वेदा बोलते हैं, जो आज के तारीख में हम सोचते ही नहीं है। हमारी बॉडी बनी है इस हिसाब से, भगवान की जो देन है वो इस हिसाब से बनी है कि हम हर एक चीज खुद हील कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है, हमारे पास पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, ठीक है, दुनिया भर के टेंशन है। कॉलेज में रहे तो लड़की पटाने का टेंशन, नहीं ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑफिस में गए तो ऑफिस का टेंशन, शादी हो गया तो बीवी का टेंशन, नहीं हुआ तो घर वालों का टेंशन। हर जगह कुछ ना कुछ तो टेंशन रहता है और हमारी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से चलती ही रहती है। तो यही चीज़ इम्पैक्ट करती है हमारी चीज़ों को। हम क्या कर रहे हैं,
ये जो बैरियर बन गया है, जो आपका नेचुरल प्रोसेस रुका रहा है, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। एक बार वो न्यूट्रलाइज हो गया, आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग में आ गई, तो आपकी सारी बीमारियां जड़ से हट जाती है। तो मेरा काम आपकी बीमारियों को हटाना नहीं है, मेरा काम है आपकी बॉडी को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ पे आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो वो बीमारी को निकालने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी जब बीमारियां हम निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं मॉलिक्यूल लेवल से, मतलब जो हमारा पहला लेयर है बॉडी का। एक बार वहां तक वो न्यूट्रलाइज हो गया तो आपको वो बीमारी आजीवन कभी नहीं होगी। जब बीमारी नहीं है, दवाई खाओगे नहीं, दवाई खाओगे नहीं, साइड इफेक्ट होगा नहीं, साइड इफेक्ट होगा नहीं, लाइफ अच्छी चलेगी, बराबर। बस हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। हमारे पिछले पौने 5 साल के जर्नी में हमने बहुत से पेशेंट्स यहाँ पे देखे हैं, खासकर ऐसे देखे कि बहुत से पेशेंट आते हैं जो हेल्दी है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे तब जाना चाहिए जब बीमार है, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे पास ऐसे बहुत से लोग ये आए हैं कि जिनको कोई बीमारी नहीं, सिर्फ स्कैन करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या बीमारी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनकी बीमारियाँ डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनकी बीमारी डिटेक्ट हो गई, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया यार हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे पेशेंट्स को हम आई एम पॉसिबल वाला टैग देते हैं। अगर पेशेंट ने बोला मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो वो पेशेंट यहाँ से ठीक होके ही जाता है। हमारे पास अनगिनत अनगिनत एग्जाम्पल्स है। तो मैं शायद अगर आपको बोलूँ तो आपको लग सकता है कि ये तो अच्छा ही बोलेगा टेक्नोलॉजी का, हो सकता है ना, बराबर है कि नहीं। मैं हर कोई अपने बारे में तो अच्छा ही बोलेगा, बराबर है कि नहीं। अरे यार इसको तो हाँ मत बोलो यार, अरे बराबर नहीं बोलना है। अरे बोला नहीं नहीं अच्छा आदमी है तू, अच्छा बोल, सच बोल, ऐसा उल्टा था। तो मैं कुछ स्टोरी शेयर करने से अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बीच एक अमृता मैडम है, ठीक है, जिन्होंने हमारे साथ एक जर्नी चालू की है, आज भी हमारे साथ है यहाँ पे। तो हमने हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके साथ जो ये जर्नी चालू की, उसमें उनको क्या लगा, क्या दिखा, क्या हुआ, ठीक है, वो मैं उनसे आप रिक्वेस्ट करूँगा आपके साथ शेयर करने के लिए। प्लीज़ उनका तालियों के साथ स्वागत करिए जाए। हेलो, आवाज़ आ रहा है? नमस्कार, ग्रेट इवनिंग। सबसे पहले सुबोध सर के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, इतना ज़बरदस्त सेशन लिया। मेरा नाम जैसा सर ने बताया अमृता करम्बेकर है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमएससी किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद आई वाज वर्किंग एज ए लेक्चरर, देन आई वाज इनटू सॉफ्टवेयर और करंटली मेरा खुद का बिजनेस है। मैं रत्नागिरी से बिलोंग करती हूँ और अभी थाना में रह रही हूँ। क्यूरामेंट के साथ जो हमारा जर्नी चालू हुआ वो नवंबर 2024 से। ऐसे में आज नए लोग कितने पहली बार आए हुए? वेरी गुड। मैं भी कभी आपके जैसा पहली बार आई थी और वो चेयर में बैठी थी नवंबर 2024 में। और आने का रीज़न ये था कि मेरी माँ 2020 अक्टूबर में अल्जाइमर करके डिटेक्ट हुई थी। अल्जाइमर सबको पता है, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया अल्जाइमर, और डिटेक्ट हुआ था उसको। और जब हमने एलोपैथी की ट्रीटमेंट शुरू की थी, डॉक्टर आज़ाद ईरानी करके जसलोक के वेरी फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है, और उनके पास हम गए थे। जब भी उन्होंने बोला था कि अल्जाइमर के ऊपर कोई एलोपैथी में ऐसा ठोस उपाय मतलब इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है जिससे अल्जाइमर क्योर हो सकता है कम्प्लीटली। हम दवाई से बस इतना ही कर सकते हैं कि उसका जो रेट है बढ़ने का, नेक्स्ट स्टेज पे जाने का, उसको कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो हमने उसको, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने वही एक गोली, आधी गोली ऐसे ही शुरुआत किया। और जब हम यहाँ पे आए तब मेरी माँ को 8.5 गोली चल रही थी। ओके। और यहाँ पे हमको लाया मेरे कज़िन भाई प्रभात सर। आई एम थैंकफुल टू हिम क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बताया। और मैं आई जब, तो जैसे ही सुबोध सर का सेशन ख़त्म हुआ, मैं सर को मिलने गई और सर ने मुझे पहला लाइन बोला कि माँ, आपके माँ को बिना देखे और आपकी माँ का रिपोर्ट बिना देखे मैं 70% गारंटी देता हूँ कि आपकी माँ ठीक हो जाएगी। और ये मेरे लिए बहुत प्रॉमिसिंग वर्ड्स थे कि माँ ठीक हो जाएगी, मतलब उन्होंने गारंटी दी थी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने यहाँ पे चालू किया और मैं सुनील सर से मिली। सुनील सर ने भी मुझे पूछा कि आपको क्यों स्कैन करना है, तो मैंने बोला कि मुझे मेरी माँ को क्या हुआ है ये जानना है। वो बोले जानने के बाद क्या आप आपकी माँ को यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि वो रत्नागिरी रहती है, थेरेपी देनी है तो यहाँ पे लाना होगा माँ को। तो मैं बोली मैं मेरे पिताजी से बात करूँगी, मेरे पिताजी भी है यहाँ पे। तो मैं रत्नागिरी गई, पिताजी से बात किया और फिर सर खुद यहाँ पे आए रत्नागिरी में और माँ का स्कैन किया। और जो 24 आवर्स में उन्होंने जो थेरेपी दिया मेरी माँ को, उसमें माँ में हमने बहुत रिजल्ट देखे।
उससे पहले वो ऐसी थी कि शी वॉज लाइक बॉडी, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशंस नहीं, आवाज़ दिया तो वो देखती नहीं थी बिल्कुल आवाज़ की तरफ, या आजू बाजू में कुछ चल रहा है उसको कुछ समझता नहीं था। तो 24 घंटे में जो थेरेपी मिला उससे उसकी बॉडी मूवमेंट बढ़ गई, थोड़ा सा वो आवाज़ की तरफ देखने लगी, और हमको भरोसा आया कि हाँ इसमें कुछ तो दम है, और हमने सोचा कि हम माँ को यहाँ पे लाएंगे। मेरे पिताजी ने 2 ही चीज़ें सोची थी कि अगर ये नहीं है तो हमारे पास क्या है, क्योंकि ऑलरेडी एलोपैथी के डॉक्टर ने तो बोला था कि कुछ नहीं हो सकता, मतलब गारंटी कुछ भी नहीं है। और सेकंड ऑप्शन हमने सोचा कि कल जाके हमको ऐसा पछतावा ना होना चाहिए कि कुछ तो आया था और हमने उसको ट्राई नहीं किया। तो हमने सोचा हम ये चांस लेते हैं, और हम लेके आए। आज 6 मंथ चल रहा है मेरी माँ के ट्रीटमेंट यहाँ पे। पहली बार मेरी माँ को हंसते हुए हमने क्यूरामेंट में देखा है बिकॉज ऑफ बायोरेजोनेंस थेरेपी। अभी वो बहुत एक्सप्रेसिव हो गई है और उसका बॉडी मूवमेंट बढ़ गया है बहुत अच्छे से। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ तो वो सीढ़ी उतरना चढ़ना खुद से करती है, और बात भी लॉजिकल करती है, सवाल जवाब मतलब बातें करना, लॉजिकल टॉक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी अचीवमेंट, मतलब चेंजेस बोलने जाओगी तो बहुत है और टाइम कम है क्योंकि अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी 8.5 गोली थी वो सारी बंद हो गई है, 3 महीने हुए लास्ट, और शी इज़ डूइंग फंटास्टिक। जब 1 महीना हुआ था तब हम उसको जो डॉक्टर ट्रीट करे, डॉक्टर आज़ादी रानी जसलोक के, उनके पास हम लेके गए थे और हमने उनको दिखाया, और वो भी बहुत अमेज हो गए रिजल्ट देख के माँ का। और वो खुद बोले कि अगर मेरी सारी गोलियां बंद करके तुम्हारी माँ जो मेरे सामने है वैसी अगर है तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी में बहुत दम है, और मैं खुद तुमको रेकमेंड करूँगा कि सारी दवाइयाँ बंद करो और यही टेक्नोलॉजी को तुम फॉलो करो। और सुबोध सर भी खुद आए थे, उन्होंने सर के साथ बैठ के डॉक्टर आज़ादी रानी सर ने पूरा जानकारी लिया, और वो बोले कि मैं भी मेरे पेशेंट को रेकमेंड करूँगा। तो मैं बहुत निश्चिंत हो गई कि जो मेरे डॉक्टर है वो भी उसको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और हम खुद डे टू डे माँ में जो डिफरेंस है वो देख ही रहे हैं। यहाँ पे नए लोगों को मैं स्पेशली बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी तो ज़बरदस्त है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे भाया था जब मैं पहली बार आई थी, जो 6वां रिपोर्ट है इमोशनल रिपोर्ट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 90% बीमारियों का जड़ ये है, वो इमोशंस में छुपा हुआ है। मतलब सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक है, माइंड में कुछ अगर हम कैरी करें तो उसका सीधा इम्पैक्ट बॉडी पे होता है। और अभी सुबोध सर ने बताया जो 6वां रिपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे ये थेरेपी के साथ और एक चीज़ होती है जो अभी का सेशन शुरू होगा, वो है इमोशनल हीलिंग का सेशन। माने अभी स्कैन में तो दिखता है कि बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है और इमोशनली भी क्या क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मल लाइफ में आज तक मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जितनी भी उम्र हो गई है, हमने माँ के गर्भ में जब भी कंसीव किया था मॉलिक्यूल लेवल से लेके अभी तक हमने बहुत सारे इमोशंस के थ्रू हम गुजरे हैं, है ना। और इमोशनल वुंड्स भी बहुत है, उसके रीज़न बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कोई घटना हमने देखी, कोई प्रसंग अपने लाइफ में हुआ, सर सुबोध सर ने बोला है बहुत सारी चीज़ें। और इमोशंस बहुत सारी हो सकती है, रिजेक्शन हो सकता है, फियर हो सकता है, जो प्यार हमको मिलना चाहिए था हमारे करीबी लोगों से वो नहीं मिला है, बचपन से लेके माँ बाप ने जो प्यार देना चाहिए वो नहीं दिया, ऐसा बच्चे को लग रहा होगा। ऐसे सारे इमोशंस का एकत्रित परिणाम क्या हुआ है, मुझे जो यहाँ पे आके समझा है कि सारे लोग एकदम भरे हुए हैं। कितने लोग मानते हैं भरे हुए हैं? और मुझे ऐसा लगता है ना हमेशा कि बॉडी में कुछ भी जख्म हुआ तो वो दिखता है। मन का जख्म दिखता है? किसी ने देखा है? नहीं, वो रिफ्लेक्ट होता है ना। मतलब हम जो बिहेव करते हैं, अगर हम खुद में झांकेंगे तो समझता है कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। तो कब और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको खुद को नहीं समझता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब यहाँ पे हूँ ना, मैं सच में बोलती हूँ कि जिनके घर में पेशेंट्स है या खुद पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करेंगे कि मानसिकता क्या होती है। मतलब अगर हम पेशेंट है तो हमारी मानसिकता क्या होती है, और अगर हमारे घर में पेशेंट है तो बाकी सारे लोगों की मानसिकता क्या होती है। और मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने यही चीज़ देखी कि मेरी बहुत चिड़चिड़ बढ़ गई थी और मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी। और हमारे जो सुनील सर है यहाँ के चेयरमैन, उनसे जब भी मैं बात करती थी तो उन्होंने एग्जैक्ट उसका रूट कॉज ढूंढा। वो बोले कि आप हर्ट हो, इसके लिए आपकी चिड़चिड़ बहुत बढ़ गई। ये मुझे खुद को नहीं पता था, मुझे इतना समझता था कि मैं बहुत चिड़चिड़ कर रही हूँ, लेकिन क्यों कर रही हूँ। और वो हमेशा कहते हैं कि जो हर्टेड पर्सन है वो दूसरे लोगों को हर्ट करता है ना। तो हमको यहाँ पे इमोशनल सेशन में मुझे ये सीखने को मिला कि हम खुद को हील करें। मतलब मेरी माँ में भी सेशन बाय सेशन डिफरेंस देखे। अभी मेरी माँ भी आके बैठेगी, पहले सेशन में वो इधर उधर भागती थी क्योंकि उसको हेलुसिनेशन बहुत होते हैं। अल्जाइमर में बहुत सारे प्रकार है, लेकिन उसका जो प्रकार था उसको आभास होते थे कि उसको कोई दिखता था, लोग दिखते, उनसे वो बातें करती थी। 90% वो हमेशा हेलुसिनेशन में रहती थी, 10% अपना नॉर्मल लाइफ में रहती थी। यहाँ पे आने के बाद अभी 90% वो ये वर्ल्ड है, 10% हेलुसिनेशन वो चला जाएगा।
तो सेशन बाय सेशन उसमें भी हम लोग फ़र्क देख रहे हैं, और मैं खुद में, मेरे पिताजी भी सेशन को आते हैं, तो हम खुद में वो डिफरेंस देख रहे हैं कि ये आगे वाला जो सेशन है इमोशनल हीलिंग का, उसमें हम खुद अंदर से हील हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली है जो शायद हमको कभी इससे पहले नहीं मिली थी, कि ये सारे इमोशनल ट्रॉमा, ये सारे इमोशनल वुंड्स हम कैरी कर रहे सालों से, और यहाँ पे हमको कोई ये बताने वाला मिल गया है कि हाँ भाई ऐसा है। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने की कि मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमको हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत बार हमको खुद को ही नहीं पता चलता कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। शायद लॉजिक बीच में आता है, शायद ईगो बीच में आता है, शायद हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो सारे इमोशंस को बाजू में रख के मैंने किया कि चलो भाई हमको भी हीलिंग की ज़रूरत है, और वो एक्सेप्टेंस एक बार आ गया ना, तो यहाँ से जो मिलेगा वो हम ज़्यादा ले सकते हैं। तो कितने लोग आज यहाँ पे खुद को हील करने के लिए तैयार है? क्योंकि वो तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है पहले से। हाँ, क्योंकि वॉट यू एक्सपेक्ट दैट यू गेट ना, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वही मिलेगा। तो मैं ये सैटरडे के स्पेशली ये सेशन में, आज भी ऐसा था कि मुझे मतलब बहुत थकी हुई थी तो आने का इतना मन नहीं था, लेकिन ये सेशन ने खींच के लाया कि हाँ मतलब आने का मन नहीं था, लेकिन ये सेशन ने इतना खींच के लाया कि नहीं, ये सेशन के लिए तो मैं ऑलवेज एक्साइटेड रहती हूँ। और ये सेशन में आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि हीलिंग का, और ये जर्नी है। आज एक नए लोग आज एक सेशन में आए और हील हो गए, ऐसा नहीं होगा। हर सेशन में हर सैटरडे आके ही हम खुद में वो डिफरेंस महसूस करेंगे कि हम अपने आप को कितना मतलब खुश महसूस करेंगे। वो खुशी वाला जो फीलिंग है ना, उसका एहसास ये सेशन के बाद होता है। और अपने आप से हम खुद को और जान पाएंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है ये सेशन का, वो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम अपने आप को जान पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए सेशन का और फ़ायदा हुआ कि मैं तो भगवान को मानती हूँ, लेकिन भगवान के साथ का जो कनेक्शन है वो ये सेशन की वजह से बहुत बढ़ गया है। तो लाइफ में सबके अप डाउन्स आने वाले ही है, ऐसा कोई नहीं कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम को डील करने का अपना जो सोच है ना, वो बदल जाता है इस सेशन की वजह से, क्योंकि हमारे साथ भगवान है, ये विश्वास और दृढ़ होता है। तो मैं आज के सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट मैं हमारे चेयरमैन सुनील सर को बुलाना चाहती हूँ आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ। आर यू हैप्पी? मुझे मालूम है जो दुखी हो भी ऐसे ही बोलेगा, है ना? आर यू हैप्पी? हैप्पी का डेफिनेशन क्या है? खुशी का डेफिनेशन क्या है?